बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बच्चों हम सबसे पहले वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। यह वेव ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के यानी कि दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इसीलिए डुअल नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। तो कहीं पर ये लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है और कहीं पर ये वेव नेचर शो करती है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर ऑफ लाइट पर फोकस करेंगे। जैसे लाइट इज अ ईएम वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। यानी कि अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। और इंटेंसिटी is given by half epsilon naught E naught square into C और half B naught square by mu naught into C। ऐसे हमने इंटेंसिटी को डिराइव किया था। ये एक बार रिकैप कर लेते हैं। और क्योंकि ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो इट कैन प्रोपोगेट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन होती है ई नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, इसको न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और कई बार इसको 2 पाई एफ, यानी कि एफ और न्यू दोनों फ्रीक्वेंसी हैं। कई बार इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू। ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और न्यू और एफ को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। के को हम वेव नंबर बोलते हैं, इसको लेटर ऑन स्टडी करेंगे। इट इज गिवन बाय 2 पाई बाई लेमडा। यहाँ पर जो के है इट इज गिवन बाय 2 पाई बाई लेमडा। और इसको ओमेगा ओवर सी, अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, अगर किसी और मीडियम में है तो ये के की वैल्यू ओमेगा बाई वी हो जाएगी। और ये सी इक्वल्स टू लेमडा एफ, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और इसका दूसरा इक्वेशन भी होता है वी वेलोसिटी ऑफ वेव इज लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन एनी मीडियम, लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ पर जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ द वेव। यानी कि फ्रीक्वेंसी आप किसी भी मीडियम में रखेंगे तो वेव की सेम रहेगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो वेव के बारे में बताती है, क्योंकि लैम्डा और स्पीड दे कैन वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। विजिबल लाइट, हम यहाँ पर विजिबल लाइट की स्टडी करेंगे। और विजिबल लाइट जैसा इट्स अराउंड, इसकी वेवलेंथ जो होती है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के मिड में होती है। इट इज बिटवीन इसके 400 टू 750 मीटर के रेंज में होती है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, अगर एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। और व्हाइट लाइट में क्या होता है, जो भी ये आपकी वेवलेंथ है 400 टू 750, यानी कि इसमें भी वेरिएशन होता है, इसको कई बार 380 टू 780 भी बोल देते हैं, इट इज अप्रॉक्स। तो ये सारी वेवलेंथ इसमें मिक्स होती हैं व्हाइट लाइट में। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 750, जो भी इसकी वेवलेंथ की रेंज है उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ये कुछ हमने रिकैप किया फ्रॉम ईएम वेव्स। नेक्स्ट इज वेव फ्रंट। बच्चों वेव फ्रंट जानने से पहले हम पहले फेज जानते हैं। फेज क्या होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर ट्रैवलिंग वेव में जो वेव ऑन स्ट्रिंग होता है वहां पर ऐसे कुछ करके E इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है। अगर वेव ऑन स्ट्रिंग होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है y इक्वल्स टू ए नॉट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं और ये साइन फंक्शन होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईएम वेव।
ओमेगा नॉट माइनस के एक्स, जो ये साइन के अंदर है, इसको हम बोलते हैं फेज। ये होता है, दिस इज कॉल्ड फेज। किस फेज में है? फेज क्या बताता है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा कि किसी भी पर्टिकुलर एक्स और पर्टिकुलर टी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इट टेल्स अबाउट इट। अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। लेट से किसी भी एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 साइन ओमेगा टी के एक्स, और दूसरी जगह है E2 साइन ओमेगा टी के एक्स टू। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? अब इसको हम कुछ E1 और E2 ले लेते हैं। दिस इज लेट्स से दिस इज E1, और इसको हम E ले लेते हैं, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही लेते हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया। अब हमने एक टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दो पोजीशन लिए, एक x1 है और एक x2 है। तो यानी कि हमने दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए हैं सेम टाइम पर। अब इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? फेज डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा फाई। फाई को बोलते हैं फेज, और डेल्टा मतलब चेंज इन फेज। इन दोनों के फेज का कितना डिफरेंस है? तो यहां पर इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो आप यहां पर देखेंगे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के एक्स टू हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां पर बच्चों डेल्टा एक्स को बोलते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये जैसे क्या होता है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने x1 पोजीशन पर देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर है, और x2 पर देखा तो ये इस पोजीशन पर है। तो यानी कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का जो पाथ डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1, और जो फेज डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे डेल्टा फाई, दैट विल बी फाई टू माइनस फाई वन। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, डेल्टा फाई विल बी के टाइम्स डेल्टा एक्स। ये रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि आपका डेल्टा फाई आ जाएगा चेंज दो पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस में, अगर उनमें डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है तो ये फेज डिफरेंस होगा। और के को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये आपका फेज में और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन आएगा, ये हमें आगे इक्वेशंस में काम आएगा। अब हम वेव फ्रंट क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं अ सरफेस फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज। जो भी पॉइंट सेम फेज में है, जैसे कि आप इस पॉइंट में देखेंगे, अब इस तरह से ये ऑसिलेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करें, लेट से दिस इज ए, और एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करें बी। तो ये दोनों क्या होंगे? सेम फेज में, दे आर इन द सेम फेज। तो ऐसे आप इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लें। लेट से एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करेंगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। तो यहां पर हर वेव पर हम सेम फेज के पार्टिकल्स को कनेक्ट कर देते हैं, सेम फेज के पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये सरफेस बन जाएगा वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं बच्चों वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द वेव। ये वेव फ्रंट बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, जैसे जैसे वेव बाहर जाएगी ये वेव फ्रंट बाहर की तरफ ट्रेवल करने वाला है। इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। आप देख सकते हैं वेव फ्रंट कुछ ऐसे है, ये सरफेस आया है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन। यानी कि अगर आप दो वेव फ्रंट बना लेते हैं, तो एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट पर ट्रेवल होने का जो टाइम होगा, इट इज टेकन बाय द वेव विल बी सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने का जो टाइम होगा अलोंग ऑल डायरेक्शन इट विल बी सेम।
ये वेव फ्रंट है, दिस इज अ वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी निकलेंगी और ऐसे करके स्फेरिकल आपके पास वेव फ्रंट बनेंगे। वाइल अगर आपकी प्लेन वेव है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, तो आप देख सकेंगे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके परपेंडिकुलर आपके पास वेव फ्रंट बनेंगे। इसके परपेंडिकुलर आपके वेव फ्रंट बनेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे इसके अलोंग सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा, इसके अलोंग भी सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। जब भी हम सेम फेज के पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको एक सरफेस मिलता है और उस सरफेस को बोलते हैं हम वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव का वेव फ्रंट होगा। पहले हमने पॉइंट सोर्स के लिए निकाला था, स्फेरिकल वेव फ्रंट था, और ये प्लेन, यानी कि ये एक प्लेन बनेगा, दिस इज ए प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट होगा। नेक्स्ट इज कोहेरेंट सोर्स। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स क्या होती है? कोहेरेंट सोर्स मींस द फेज डिफरेंस ऑफ टू सोर्स इज कांस्टेंट, यानी कि दो सोर्सेस से जो वेव निकल रही हैं उन दोनों का फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट है विद टाइम। वो विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है विद टाइम। अगर वो चेंज होगा तो उनको इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। तो ऐसी जो सोर्स जिनसे वेव निकलने वाली और निकलने वाली वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा विद टाइम कांस्टेंट रहेगा, उनको हम कोहेरेंट फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से ही दो वेव पास हो रही हैं, द डिस्टरबेंस, और ईएमवीएफ के लिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय सम ऑफ द डिस्टरबेंस ड्यू टू ईच वेव। यानी कि अगर दो वेव आपकी एक पॉइंट से पास हो रही हैं तो इस पॉइंट पर ईएम वेव के लिए मान लो कि, यानी कि ऐसे दो वेव आ रही हैं, तो एक वेव की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरी वेव की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो जो नेट यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस डिस्टरबेंस को हमने यहां पर क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ईएम वेव। बट यहीं पर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सभी वेव के लिए काम आता है, यानी कि अगर ये ट्रेवलिंग वेव है और स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टरबेंस का मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, अगर वो हम स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, और साउंड वेव की बात करेंगे तो वहां पर प्रेशर चेंज यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। इनका फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर दो वेव ली हैं, E1 इक्वल्स टू A1, A1 एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और E2 क्या है? इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब दोनों का आप डेल्टा फाई देखोगे, फेज डिफरेंस, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये फेज 2 है, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फेज डिफरेंस फाई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, दिस इज कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज, दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज। अब बच्चों कोहेरेंट सोर्सेज के लिए हमें, अब आप देख सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के लिए हमें ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, यानी कि आप देखो अगर ये टाइम वाला फैक्टर ये सेम ना होता तो यहां पर टाइम का एक फंक्शन आ जाता। तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती है तो वो कोहेरेंट होती है। अब कोहेरेंट का इंटरफेरेंस देखते हैं, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पोजीशन हम बोल सकते हैं E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक। और E1 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
और यहां पर इसको लिख सकते हैं A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब बच्चों इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फॉर्म को एज इट इज रहने देंगे, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये A2। अब यहां पर हम इसको कुछ A और इसको B, यानी कि इसको साइन A प्लस बी में ब्रेक कर देंगे। यानी कि इसको हम एंगल A मान लेंगे, इसको एंगल B मान लेंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो आप देखो आपके पास आएगा साइन A यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन A कॉस B 5 प्लस कॉस A कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, आप साइन वाले टर्म्स को कॉमन लेंगे, तो ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। यू विल टेक A1 और यहां से आपके पास A2 कॉस 5, ये टर्म आ जाएगा, और इसका कोफिशिएंट साइन का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर आप A2 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि A2 साइन 5, इसको मल्टीप्लाई होगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप ये देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो, ये एक कॉस वाला टर्म आ गया है हमारा, और एक ये साइन वाला टर्म आ गया है। ये आपके दो इनके कोफिशिएंट्स आए। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, अगर आप ये देखेंगे कि a साइन ओमेगा टी या फिर a साइन एक्स, आप ये देखें a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, ये टर्म लिखा जाता है। तो बच्चों ये फॉर्मेट अगर याद होगा आपको, तो क्या करते हैं यहां पर इसमें आप चेंज कर देंगे। अगर ये फॉर्मेट होता है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करते हैं इसमें। तो यहां पर अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि E इक्वल्स टू, यहां पर ये साइन का कोफिशिएंट है और ये कॉस का कोफिशिएंट है, तो दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 कॉस 5 होल स्क्वायर प्लस A2 साइन 5, यहां पर साइन 5 होल स्क्वायर, और इस होल का रूट, और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ डेल्टा हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा। वी आर कंसर्न अबाउट दिस, ये क्या आएगा, तो हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को अगर आप देखोगे, दैट इज A1 प्लस A2, इसको आप ओपन करोगे A1 प्लस A2, हमने क्या किया है, ये टर्म है। अब इसको एम्पलीट्यूड को आप पहले अलग से लिख लेते हैं, A1 प्लस A2 कॉस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस A2 साइन 5 होल स्क्वायर और होल का आप रूट, ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो अभी एम्पलीट्यूड पर हम फोकस करते हैं। एम्पलीट्यूड में आप इस टर्म को ओपन करेंगे तो आपके पास मिलेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 कॉस 5, ये पहला टर्म हो गया, पहला ये टर्म हमने ओपन कर दिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इस पूरे का रूट। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो आपके पास A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो आपके पास आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 मस्ट बी a2 कॉस फाई a2 होगा और होल का रूट। तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा a1 स्क्वायर और ये टर्म आपके पास 1 मिल जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2a1 a2 कॉस फाई इसका होल रूट। यानी कि ये आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया, नेट एम्पलीट्यूड। नेट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और जब इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं तो हमें कुछ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट याद आता है। यानी कि यहां पर आप इसको देखेंगे तो इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a1 एंड a2। दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट है और दोनों के बीच में एंगल इज फाई। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये होगा आपका दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। कभी भी हमें दो या दो से ज्यादा वेव्स का सुपरपोजिशन करना है, इंटरफेरेंस निकालना है, इंटरफेरेंस निकालना है और उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है फाई। तो हम सिंपली इनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, कंसीडरिंग as a vector an angle between these vector is equals to the phase difference। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये पहली वेव का एम्पलीट्यूड और ये दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और दोनों को वेक्टर की तरह कंसीडर करेंगे और दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा उनको हम दोनों के बीच का एंगल मान लेंगे। और यहां पर जो नेट रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो आएगा एम्पलीट्यूड आफ्टर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने के बाद जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। बच्चों इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है हमने ऐसे लिखा था, इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और सी, और हम इंटेंसिटी को ईएम वेव में ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड, सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हमने इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड निकाला है, नेट एम्पलीट्यूड, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हमने निकाला है। इसका रूट, तो हम यहां पर इस रूट को, इसका ये रूट है, इस रूट को हम कैंसिल करके यहां पर स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नेट, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट इंटेंसिटी, तो यहां पर बोल सकते हैं नेट इंटेंसिटी। अब यहां पर दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ, दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ तो यहां पर हमने एम्पलीट्यूड की स्टडी करी, तो यहां पर इंटेंसिटी की स्टडी करते हैं कि दोनों की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं आई नेट। अब बच्चों यहां पर a1 स्क्वायर है, a1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीधे i1 के प्रोपोर्शनल होगी, और a2 स्क्वायर को बोल सकते हैं हम, ये i2 होगी, और यहां पर a1 है तो ये रूट i1 होगा और ये रूट i2 होगा, तो इसको रूट i1 i2 लिख देते हैं, i2 cos फाई। अब आप इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फाई की वैल्यू के लिए। लेट से फाई इक्वल्स टू जीरो, फाई इक्वल्स टू जीरो है। फाई इक्वल्स टू जीरो होने पर आपकी आई नेट की वैल्यू, नेट इंटेंसिटी आपके पास i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 प्लस i1 i2, ये आ जाएगी। cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो आई नेट इक्वल्स टू रूट i1 प्लस
रूट आई टू का होल स्क्वायर। और इस पॉइंट पर आप देख सकते हो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, नेट इंटेंसिटी ये आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ फाई इक्वल्स टू जीरो पर आपका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है, तो इंटेंसिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। सेकेंड आता है, सेकेंड इज फाई इक्वल्स टू पाई में आप बोल देते हैं, तो हमारा कॉस फाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। नेट इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, और यहां पर आप टू रूट आई वन आई टू हम लिखेंगे, कॉस फाई की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। और ये फाई इक्वल्स टू पाई पर ये नेट इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू आती है। क्या आती है बच्चों? मिनिमम वैल्यू आती है। ओके, और कुछ स्पेशल केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू यानी कि कॉस फाई जीरो हो जाएगा, तो आई नेट इक्वल्स टू, यहां पर देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आई वन प्लस आई टू, ये सीधे आ जाएगा और cos फाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो आपका आई वन प्लस आई टू आ जाएगा। यानी कि फेज डिफरेंस पे पता चलेगा। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर जीरो है, जीरो फेज डिफरेंस है, तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और ये वैल्यू होती है। और बच्चों इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। और मिनिमम जहां होती है यानी कि फाई की वैल्यू पाई होती है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये ना डिस्ट्रक्टिव आता है ना कंस्ट्रक्टिव। अब अगर हम देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप कंडीशन याद रख लेंगे। आपकी फाई क्या होती है बच्चों? यहां पर फाई जीरो होती है। फाई जीरो होती है, और आपको पता है फाई जीरो या पाई भी हो सकती है, सॉरी टू पाई और टू एन पाई, टू एन पाई कुछ भी हो सकती है। यानी कि हमें कॉस फाई की वैल्यू 1 चाहिए, तो वो हो सकती है जीरो पर, टू पाई पर, टू एन पाई, कुछ भी हो सकता है। एन बिलोंग्स टू जीरो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों पाथ डिफरेंस की बात करें, तो हमें यहां पर फाई की वैल्यू के डेल्टा एक्स मिला है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी? जीरो पाई ये सब है, तो हमारी ये देखोगे कि यहाँ पर टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू फाई। तो आप यहां पर देखोगे कि फाई की वैल्यू जब जीरो है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। फाई की वैल्यू पाई, टू पाई है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको यहां से लेमडा मिल जाएगी। और फाई की वैल्यू अगर यहां पर आपने टू एन पाई यानी कि फोर पाई हो गई, तो आप देखोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से टू लेमडा आ जाएगी, टू लेमडा। तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेमडा हो सकता है, टू लेमडा हो सकता है, एंड सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो सकता है, यानी कि दिस इज द वेवलेंथ। तो अगर पाथ डिफरेंस आपको पूछा हुआ है, तो दो पॉइंट्स में अगर दो वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? जीरो लेमडा टू लेमडा वैसे होना चाहिए। और फेज डिफरेंस होना चाहिए जीरो पाई टू एन पाई, ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए हमें फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसी वैल्यू चाहिए, और यू कैन से 2n+1 पाई। n बिलोंग्स टू, यहां पर भी आप n क्या ले सकते हो, जीरो, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, 0 1 2 ऐसे ले सकते हो इसको, 2n पाई 1। अगर आपका फेज डिफरेंस क्या है, 2n पाई+1, दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2n पाई+1 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी आपकी, नेट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू आएगी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, ये आएगी। और इसमें अब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां पर इसको फाई को पाई रखोगे तो आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो, इफ फाई इक्वल्स टू पाई, तो यहां पर 2 पाई इंटू लैम्डा डेल्टा एक्स, तो यहां पर देखोगे आप पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 आ जाएगी। और फाई को अगर आप 3 पाई रखते हो तो यहाँ पर ये 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 3λ/2 आ जाएगी। तो यानी कि आप डेल्टा एक्स को लिख सकते हो, यानी कि पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2, यानी कि ये अगर पाथ डिफरेंस रहा तो इट इंप्लाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंप्लाई करेगा, और यहां पर आपकी इंटेंसिटी होगी मिनिमम, जिसकी वैल्यू होगी √I1 प्लस √I2। और यहां पर I1 I2 क्या है, I1 इज इंटेंसिटी ड्यू टू वेव वन और इलेक्ट्रिक फील्ड 1। I2 क्या है, यहाँ पर दो वेव को इंटरफेयर करा रहे हैं, सुपर इम्पोज करा रहे हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू वेव 2 और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड 2, दोनों की ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। तो इन दोनों का जो सुपर इम्पोजिशन होता है तो अलग तरह बिहेव करते हैं, तो कुछ इस फॉर्मूले से ये बिहेव करेंगे। इनकी नेट इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से आती है, इस फॉर्मूले से, डिपेंडिंग ऑन देयर फेज डिफरेंस अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी आपको नेट। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ लाइट फ्रॉम टू सोर्स each of same frequency and traveling in the same direction but with intensity ratio 4:1 इंटरफेयर, यानी कि दो सोर्सेज से लाइट इंटरफेयर करती है जिनकी इंटेंसिटी आप डेटा, ये इंटरफेयर कर रही है, एंड दीज आर कोहेरेंट सोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी है तो कोहेरेंट सोर्स होंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी एंड ड्यू टू इंटरफेयर, जब जिस पॉइंट पर इंटरफेयर कर रहे हैं वहां पर हमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो बच्चों इसको हम ऐसे प्रोसीड करेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जब उनके बीच में एंगल यानी कि जीरो होता है, यानी कि फेज डिफरेंस जीरो होता है, और उसकी वैल्यू आती है I1 प्लस √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये 4:1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 4I का रूट, और इसको हम बोल सकते हैं सिंपली I। तो दोनों की इंटेंसिटी, I1 को हमने 4I लिख दिया और I2 को हमने सिर्फ I लिख दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे ये
3√i2 हो जाएगा ये 2√i प्लस √i इसका होल स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा दैट इज 9i। इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। आई मिनिमम की वैल्यू आप निकालेंगे तो अगेन आप √i1 माइनस √i2, और आई मिनिमम कब होगी? आई मिनिमम होगी जब दोनों के बीच में पाई एंगल होगा। आई मिनिमम को हम लिख सकते हैं 4i रूट माइनस √i का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2i √i माइनस √i होल स्क्वायर। आप देखेंगे √i आएगा और ये सिंपली आंसर आई आ जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम का अगर रेशियो निकालोगे, मैक्सिमम टू मिनिमम, इट विल बी, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो √i1 प्लस √i2 होल स्क्वायर ओवर √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। यानी कि इसको ये आया है आपका 9i और ये आया है i, तो ये 9 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 9:1, 9:1 रेशियो में आ जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये 2016 नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। यानी कि दो सोर्सेज हैं, i1 i2 इंटेंसिटी आप मान सकते हो, एक की बोल सकते हो i और एक की बोल सकते हो ni, दोनों का इंटेंसिटीज का रेशियो n है। पूछा हुआ है इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ i max माइनस i min, i max प्लस i min, ये रेशियो आपको निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर i max की वैल्यू निकालेंगे। i max की वैल्यू बच्चों आपको पता है √i1 प्लस √i2 इसका होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी इंटेंसिटी हम उसको बोल सकते हैं ni रूट, और इसको बोल सकते हैं i रूट इसका होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो √i आपको कॉमन आ जाएगा और ये √n प्लस 1 √i होल स्क्वायर और √i का होल स्क्वायर, यानी कि i बन के बाहर आ जाएगा। i मिनिमम निकालेंगे, उसको आप सीधे ऐसे लिख सकते हो √ni माइनस √i होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू i। अब आपको क्या निकालना है, i मैक्स माइनस i min ओवर i मैक्स प्लस i min, ये निकालेंगे। i मैक्स की वैल्यू आपके पास √n प्लस 1 होल स्क्वायर आ चुकी है, माइनस √n माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर टोटल i आएगा और डिनोमिनेटर में √n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √n माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये i ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको देख सकते हो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a 4ab, यानी कि ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4ab आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स √n इंटू 1, और यहाँ पर देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी कि रूट एन का होल स्क्वायर एन आएगा इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप इसको लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा, अब ये टू टू कैंसिल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2√n ओवर n प्लस 1। और आप यहां पर देखोगे आंसर बी आपका मैच करेगा, आंसर होगा आपका बी, 2√n/n+1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी in case of interference of n identical waves, each of intensity I naught, if the interference is coherent and incoherent। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले कोहेरेंट पे फोकस करते हैं। कोहेरेंट पे फोकस करने के लिए पहला पार्ट हम देखते हैं। कोहेरेंट फोर्स हैं, अब इसमें आपको n आइडेंटिकल दे सकते हैं, n आइडेंटिकल दे रखे हैं, सबकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो हम कह सकते हैं कि नेट इंटेंसिटी जैसे दो के लिए हम बोलते हैं क्या होती है, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2√I0 ये अगेन आई नॉट हो जाएगी कॉस फाई। ये दो के लिए बोलते हैं। अगर इन दोनों के बीच में फाई 0 हो जाता है तो मैक्सिमम आ जाती है कोहेरेंट में। तो आपके पास एन कोहेरेंट है, एन कोहेरेंट है, अब इसकी मैक्सिमम निकालनी है, यानी कि बीच में अगर सबके बीच में अगर आपका क्या आ जाता है, फाई 0 आ जाता है, यानी कि ऑल आर इन सेम फेज, ऑल आर इन सेम फेज। अगर सारी सेम फेज में है तो आपका आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट आपका हो जाएगा आई नॉट प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे दो के केस में आपके पास आ जाता है √I, यानी कि आपके पास आ जाएगा √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है 2√I0 का होल स्क्वायर। ये दो के केस में आ जाता है। तो एन के केस में आपके पास आई नेट क्या आ जाएगा, एन के केस में आप यहाँ आई नॉट ये आपको आ जाएगा √I0 प्लस √I0 कुछ इस तरह से, यानी कि n√I0 का होल स्क्वायर, यानी कि n² I0 आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों ये क्या आया कोहेरेंट के केस में, ये कोहेरेंट के केस में आया। बी पार्ट में हम इनकोहेरेंट के केस में निकालेंगे। इनकोहेरेंट में हमारा जैसे आप देखेंगे आई नेट 2 टाइम्स दैट इज I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 स्क्वायर आएगा और ये कॉस फाई। अब बच्चों यहाँ पर जो फाई होगा, फाई इज टाइम डिपेंडेंट यानी कि फंक्शन ऑफ टी होगा। क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस फाई में कुछ टी रहा होगा, कहीं पे भी रहा होगा, तो एवरेज ऑफ कॉस फाई यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज कॉस फाई टी बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज कॉस फाई टी 0 हो जाएगा, तो जो ये वाले टर्म है एन के केस में ये वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे। तो आपको सिंपली 2 के केस में क्या मिल जाता है, 2I0 मिल जाता है, और एन के केस में आपको आई नेट n/I0 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ रेशियो निकालना है आई नेट मैक्सिमम फॉर कोहेरेंट एंड आई नेट मैक्सिमम फॉर इनकोहेरेंट। ये वैल्यू आपके पास n² I0 ओवर n/I0, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी n।